हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनय त्रि स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अबाउट जेनेटिक्स। ओके, सो व्हाट वी हैव studied so far, we are going to revise all that concept. So genetics, heredity, variation, genes, जितने भी टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में या अगले 2 चैप्टर्स में, वो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली थी, ठीक है। और आई होप कि आपको मेरी समझाई हुई टर्म्स एंड कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने क्रोमोसोम, डीएनए, जीन का कंसेप्ट समझा, हमने एलील का कंसेप्ट समझा, हमने ये सब टर्म्स समझी। बट कुछ बच्चों का ये कहना है कि उन्हें ये वाला कंसेप्ट, एलील का कंसेप्ट और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वाली बात ठीक से समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है, एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी पूछेंगे तो आई विल रिपीट फॉर यू गाइस, बिकॉज ये जो चैनल है ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बात। देखिए एलील का क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जगह सिर्फ 2 ही पेयर हैं क्रोमोसोम के। अभी जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 नहीं है, वो 2 पेयर ही हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपके और मेरे केस में बात कर रहा हूँ। ये हमारा एक सेल है और उस सेल में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है ना, विद इट्स सेंट्रोमेयर एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड और बीच में जो ये जगह है ये आपका क्या है, सेंट्रोमेयर। ओके, क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं इसलिए एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी, यानी कि एक जीन की 2 कॉपी होंगी, क्योंकि ये जीन से मिलकर ही तो पूरा एक तरह से क्रोमोसोम बना है ना। जीन के ही सेगमेंट मैंने बताया ना, जीन से डीएनए, डीएनए से क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। ओके, क्रोमैटिन की ही मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम, जो कि हमें मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलती है। ये है क्रोमोसोम नंबर 2। अब मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम हैं और हमारी पूरी बॉडी में जीन भी सिर्फ 2 ही हैं। पूरे सिर्फ टोटल ही जीन 30,000 40,000 जीन भूल जाइए, सिर्फ 2 ही जीन है। पहला जीन है हमारे हेयर कलर के लिए और वो यहाँ पर है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, ब्लैक कलर हेयर के लिए। दूसरा जो जीन है वो है हमारा यहाँ पर, स्मॉल बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर ग्रे हेयर। यहाँ पर आई कलर, आई कलर जो है वो हमारा, आई कलर रहने दीजिए। मान लीजिए वैसे तो हाइट जो है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी कि हाइट, वेट, ये सब पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं, यानी कि दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर नंबर ऑफ जीन्स, मोर देन 1 जीन, ठीक है। बट हम यहाँ पर मान लेते हैं फिलहाल हाइट। तो ये कैपिटल टी हमारी टॉल हाइट के लिए और ये स्मॉल टी हमारी ड्वार्फ हाइट के लिए, ठीक है। बस 2 ही जीन है हमारी पूरी बॉडी में, 2 ही कैरेक्टर हैं और 2 ही उनके लिए जीन है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे इस कंडीशन में हमारे जीन्स प्रेजेंट है, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो जीन तो एक ही है। क्या जीन है वो हमारे कैरेक्टर के लिए, यानी कि हमारे हेयर कलर के लिए वो जीन है, ठीक है। ये जीन जो है हमारे हेयर कलर के लिए, लेकिन एक ब्लैक के लिए है, एक ग्रे के लिए है। तो ये जो एक ही जीन की 2 फॉर्म्स है, ये तो होगी एलील। बात समझ में आ गई, ये तो होगी एलील। इसी तरह से यहाँ भी कैरेक्टर तो, ट्रेट तो एक ही है ना, जीन दोनों एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, दैट इज हाइट, ठीक है। बट 2 फॉर्म्स है एक ही जीन की, एक टॉल के लिए है, एक ड्वार्फ के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, एलील। ये दोनों एलील हो गई। अब अगर ये इस कंडीशन में है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो दोनों अलग अलग है, यानी कि हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हम इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। इस तरह से हो या इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो ये दोनों ही जीन हमारी इस फॉर्म में हो, यानी कि दोनों ही ब्लैक हेयर के लिए कैपिटल बी, यहाँ पर हाइट भी हमारी टी, कैपिटल टी, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, होमो। होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, सीधी सीधी बात है। होमो मतलब सेम, तो बी, ठीक है ना। वो जो लास्ट वीडियो में जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी जो इमेज, वो एक्चुअली वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, इस वजह से बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हुई। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। मैंने ये दूसरी इमेज जो कि ईजी कर रही है चीज़ों को। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम नंबर 1 है, और क्रोमोसोम नंबर की 2 कॉपीज़ हैं, और उस 2 कॉपीज़ पर जीन है बी, और दोनों कैपिटल बी हैं, तो ये कंडीशन होमोजाइगस हो गई, ठीक है। अगर दोनों जीन इन दोनों क्रोमोसोम पर अलग हैं तो हेटेरोजाइगस हो गई, ठीक है। इस केस में ऐसा भी केस हो सकता है और ऐसा भी केस हो सकता है, हेटेरोजाइगस। और अगर दोनों ही स्मॉल बी हैं, यानी कि दोनों ही ग्रे हेयर के लिए हो गई, तो ये होमोजाइगस कंडीशन अगेन। तो होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
ओके, टर्म्स ये सब क्लियर हो गई। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये कंसेप्ट भी जो है आपके विलियम बैटिसन नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, जिन्होंने एलील का कंसेप्ट, एलीलोमॉर्फ भी इनको हम बोलते हैं, एलीलोमॉर्फ या एलील का कंसेप्ट जिन्होंने दिया था, जिन्होंने जेनेटिक्स की जो टर्म है वो भी इन्होंने क्वाइन की थी, एलीलोमॉर्फ टर्म भी इन्होंने क्वाइन की थी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म भी इन्होंने क्वाइन की थी, ठीक है। और साथ में फीलियल, ये जो F1 F2 जनरेशन वाली जो बात है, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये भी विलियम बैटिसन नाम के साइंटिस्ट ने ही टर्म क्वाइन की थी। ओके, यूनिट स्क्वायर की बात हो गई थी, ये सारी बात समझ में आ गई थी। इन तीनों क्रॉस से ही एक्चुअल में स्टार्ट किया था मेंडल ने अपना, जॉर्ज जॉन मेंडल जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, पूरा अपना काम जो है इन 3 क्रॉस से स्टार्ट किया था, और इन 3 क्रॉस को हम बड़े डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया था इन टर्म्स को समझने के लिए, लेकिन हम इनको बड़े डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो अब स्टार्ट होती है, दैट इज़ अबाउट जॉर्ज जॉन मेंडल। ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? देखिए, जेनेटिक्स की बारे में बताने से पहले इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि जो ट्रांसमिशन जो होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो मैंने आपको जितने बताया था कि किटन ऑलवेज ग्रो टू बी अ कैट, है ना, कब ऑलवेज ग्रो टू बी अ लायन, ह्यूमन बेबी विल ऑलवेज ग्रो टू अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वो सब जो कंसेप्ट जो क्लियर हुआ वो जॉर्ज जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही हुआ, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई, द ग्रेट साइंटिस्ट पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, एरिस्टोटल जैसे महान साइंटिस्ट ने, अगस्ट विजमैन जैसे साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग कंसेप्ट से हमें समझाने की कोशिश की, द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बट दे फेल्ड, ठीक है। बट फिर आते हैं महान साइंटिस्ट जिनका जन्म होता है 22 जुलाई 1822 को, और इनकी डेथ होती है 1884, 1884 में, और ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये एक मॉन्क बने थे, इन्होंने फिलोसफी में पहले अपनी, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने फिलोसफी में अपनी कुछ इनिशियल स्टडी की, और उसके बाद एक मॉन्क बन गए, और मॉन्क बनने के बाद फिर इन्होंने थोड़ी सी और वहाँ पर मैथमेटिक्स में और साइंस में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद दोबारा ये मॉन्क चर्च में आ गए, और चर्च में आने के बाद उसी गार्डन में जो है गार्डन पी पर इन्होंने अपनी जनरल क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1856 से 1863 के बीच में किए थे। तो आप याद रखेंगे कि ये 6-7 साल में इन्होंने ये काम किया था, तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो he was the guy who was able to formulate the principles of heredity by doing hybridization experiments on garden pea। hybridization का मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइज करना, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग करेक्टर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग या ब्रीडिंग, ठीक है। पायसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी पर इन्होंने अपना वर्क किया 1856 से 1863 के बीच में। बट 1863 से लेकर 1900 तक, यानी कि ये जो बीच का जो समय है लगभग 30-40 साल का, यहाँ पर इनके हिज वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन 1900 कुछ साइंटिस्ट आते हैं जैसे डीवेरिस, कार्ल कोन्स एंड शिमाक, दे रीडिस्कवर्ड हिज वर्क एंड इट गोट पब्लिश्ड, ठीक है, इट गोट पब्लिश्ड, एंड फाइनली हिज वर्क वाज रिकग्नाइज्ड इन 1900। तो इनका जो काम था इट वाज नॉट रिकग्नाइज्ड इन 1900। क्यों? देखिए, क्योंकि पहली जो चीज़ थी कि जब ये काम कर रहे थे 1850s के दौरान, या आप देख सकते हैं ये 1850s 1860s के दौरान, दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड, और इनका जो काम था वो भी अच्छे से पब्लिश नहीं हुआ था, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से इट वाज नॉट रिकग्नाइज्ड, फर्स्ट रीज़न। Second reason, his work was not accepted by the biologist because his work was dependent on, or more emphasize, or more dependent on mathematical approach, ठीक है ना। ही यूज्ड मैथमेटिकल अप्रोच, बिकॉज आप अगर देखें तो ये एक मैथमेटिशियन ज़्यादा थे, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू बायोलॉजिस्ट। सो इसलिए भी इनका वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के दूसरे की फील्ड का अगर काम करेंगे तो उस फील्ड के लोग आपके काम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फैक्टर का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था जिसको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, इट वाज अ न्यू कंसेप्ट एंड इट वाज नॉट अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, एंड देयर वाज नो फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर्स आल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन बाद में मेंडल सक्सेस होते हैं, मेंडल को कामयाबी मिलती है बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। सबसे पहला, इन्होंने जो करेक्टर्स जो सेलेक्ट किए वो सातों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे येलो और ग्रीन,
बीच में कोई शेड नहीं है, बीच में कोई शेड नहीं है, सीधा या तो येलो है या ग्रीन है, तो कॉन्ट्रास्ट है। मतलब आप इजीली अब इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ येलो है, ये चीज़ ग्रीन है। लेकिन हम यूज़ करते हैं वर्ड येलोइश, यानी कि वो थोड़ा सा प्योर येलो ना होकर थोड़ा सा दूसरे कलर की तरफ भी उसका इन्फ्लुएंस है। इसी तरह ग्रीनिश, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जैसे टॉल या ड्वार्फ, ठीक है ना, टॉल या ड्वार्फ, बीच की कोई हाइट नहीं, ठीक है। इसी तरह से वॉयलेट या वाइट, अब आप इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इन ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सैंपल साइज भी इनका काफ़ी बड़ा था, डेटा एनालिसिस इन्होंने बहुत अच्छे से की थी, और लिंकेज नाम के प्रोसेस का इन्होंने कोई यूज़ नहीं किया था, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे, बट लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इन 4 रीजंस की वजह से इन्हें कामयाबी मिलती है। जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो था शीड का, यानी कि जो बीज है उसकी शेप, या तो शीड राउंड थे या वो रिंकल्ड थे, इस तरह से, या तो राउंड थे या रिंकल्ड थे। सीड का कलर या तो येलो था या वो ग्रीन था, ठीक है। पोड की शेप, या तो पोड इन्फ्लेटेड यानी कि फूले हुए थे, या कंस्ट्रिक्टेड, इस तरह के। आपने मटर इस तरह के देखे होंगे ना, मटर का जो पोड होता है कई बार इस तरह के भी होते हैं। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि पॉपुलेशन में ये कम होते हैं ये वाले कैरेक्टर्स, ठीक है। पोड का कलर ग्रीन या येलो, ये भी आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम पी प्लांट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल है, ठीक है ना, एक्सिस पर, या फिर टर्मिनल है, ठीक है ना। और फ्लावर का कलर या तो वायलेट है या फिर वाइट है। स्टेम की लेंथ या तो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। अब आप देखिए सारे के सारे क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वायलेट है या वाइट है, ये इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, ग्रीन है या येलो है, ये एक्सियल है कि टर्मिनल है। सो दीज ऑल आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट करने की वजह से भी इन्हें कामयाबी मिलती है। पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, और कोई प्लांट क्यों नहीं? सबसे पहले लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होता है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन दोनों तरह के ये शो करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है। सीड जो है डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव फेज में नहीं जाते हैं, और नंबर ऑफ सीड्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार जब आप एक जनरेशन से आपको जो सीड मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया। अब देखिए आगे की जो हमें बात करनी है वो हम बात करेंगे किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया, लेकिन वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही था। ये जॉर्ज जॉन मेंडल के काम के बारे में कुछ बातें थी जो आपको मुझे बतानी ज़रूरी मैंने समझी और मैंने आपको बताई। आई होप कि आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, और प्लीज़ बनाते रहिए। और हम जल्द ही एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और ये सीरीज़ हम वीकली स्टार्ट करेंगे, वीकली बेसिस पर, ठीक है। सो टिल देन आपके पास अगर टाइम हो तो आप नोट्स बनाने के साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहिए, ठीक है। और टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।